पढ़ना कर, क्या? रीडिंग स्टार्ट कर। हाँ. Modes of revocation of offer. Revocation by notice. An offer can be revoked by giving a notice of revocation any time before communication of acceptance is completed as against the proposer but not afterwards. सर ऑफर रिवोक करने की बात हो रही है, एक्स ने वाई को ऑफर दिया, ऑफरर ये है, ये अपने ऑफर को कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक इसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो जाती। अपन जानते हैं कब पूरी होती है, एज सुन एज दी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अपन ये जानते हैं, ठीक है, उससे पहले नहीं होती है। नेक्स्ट, मतलब ऑफर रिवोक कब तक हो सकता है? जब तक ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो जाती, पॉइंट ये ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जांपल आप लोग जानते हो, बहुत डिटेल में किया हुआ है अपन ने, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड पॉइंट, रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ टाइम। If offer is not accepted within the time prescribed by the offerer, it will automatically be revoked. ये तो हो गया जब टाइम प्रेस्क्राइब किया हुआ था कि अगले 7 दिन, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है ना कि अगले 5 दिन दवाई लो, तो प्रेस्क्राइब टाइम यानी कि एक टाइम फ्रेम, ऑफर 7 दिन के लिए खुला है, उसमें एक्सेप्ट करना है तो कर लेना, नहीं तो ऑफर रिवोक है, खत्म है। बाद में 5 साल बाद उड़ते हुए आके नहीं बोल सकते कि तूने 5 साल पहले जमीन 20 लाख में बेचने का बोला था, मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ। बस दुनिया में तुम ही एक सबसे शानदार दिमाग वाले हो, बाकी सब तो बेवकूफ हो, ये वाली बात है। और इसमें आगे जो अधूरी बात थी, जो लिखी हुई नहीं है, वो भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और जहां पर टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है, वहां पर रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर लैप्स हो जाएगा, लैप्स, ऑफर रिवोक हो जाएगा बाय लैप्स ऑफ टाइम। थर्ड पॉइंट हिमांशी। Revocation by death of proposer. If the fact of death of proposer comes to the knowledge of the acceptor before acceptance, the offer is revoked. If the fact of the death of the offerer comes to the knowledge of the acceptor before acceptance, the offer is revoked. बाद में एक्सेप्ट करने के बाद पता पड़ता है, तो यदि जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है विच इज नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और यदि वो पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व करने वाला है, तो चाहे पहले पता पड़े चाहे बाद में, वो कभी मतलब उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट इज रिवोकेशन बाय इंसैनिटी। एग्जैक्टली सेम बात है, पढ़ ले एक बार। If the fact of insanity of proposer comes to the knowledge of the acceptor before acceptance, the offer is revoked. The offer is revoked, ठीक है। वही इंसैनिटी, पागलपन की बात पहले पता पड़ जाती है, तब तो ऑफर रिवोक हो जाता है। एक्स ने वाई को ऑफर दिया, ऑफर अभी तक एक्सेप्ट नहीं, और एक्स वो हो गया, क्या नाम है, इंसेन हो गया, पागल हो गया, ये बात एक्सेप्ट करने से पहले पता पड़ जाती है तो ऑफर रिवोक। नेक्स्ट इज रिवोकेशन बाय काउंटर ऑफर। ऑफर पे निगोशिएट करने की कोशिश की तो वो काउंटर ऑफर हो गया। जैसे ही काउंटर ऑफर शूट किया, ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। हाँ, फिर ये बाद में जाके इसको फोर्स नहीं कर सकता, अच्छा मैं 50,000 में मोटरसाइकिल खरीद लेता हूँ जो तूने बोला था। फिर इसकी इच्छा होगी तो वो 50,000 में मान सकता है, लेकिन वाई इसके साथ में काउंटर ऑफर शूट करने के बाद में जबरदस्ती नहीं कर सकता पुराने वाले ऑफर पे एक्सेप्टेंस के लिए। और ये नहीं बोल सकता कि देख ऑफर का एक्सेप्टेंस आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो देख अब तो बेचनी पड़ेगी। ये एक्स बोल सकता है तूने जैसे ही काउंटर ऑफर मारा, मेरा ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गया, इसलिए तू मेरे साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकता कि पुराने ऑफर का एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, कोई जरूरी नहीं है। अब मेरी इच्छा होगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, तेरी एक्सेप्टेंस मानूंगा, ठीक है। ये तो हम काउंटर ऑफर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, Revocation by not accepting the offer in prescribed mode. प्रेस्क्राइब मोड, लेटर है तो लेटर, पोस्ट है तो पोस्ट, टेलीफोन है तो टेलीफोन, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप, ईमेल है तो ईमेल, इसके पूरे रूल्स अपन ने पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, Revocation by destruction of subject matter. When the subject matter of the offer is destroyed before acceptance of the offer is treated as revoked. Example, A offers हाँ हाँ पढ़ ले। Example, A offers to sell his black car to B before B's acceptance. The car is destroyed in an accident. The offer stands revoked. ठीक है, तो यहाँ तो फिर एक्सेप्ट करने से पहले ही जिस कार का ये ऑफर दे रहा था वो कार ही खत्म हो गई, तो ऑफर अपने आप खत्म हो गया बाय चेंज इन लॉ। अफीम वाला एग्जाम्पल पढ़ ले।
By change in law, an offer comes to an end when the performance of the contract arising out of acceptance of the offer made becomes impossible due to the change in law. ठीक है, अब आपने जिस चीज के लिए ऑफर दिया वो लॉ के हिसाब से आप कर ही नहीं सकते हो, तो आपका ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में यदि चेंज इन लॉ या चेंज इन डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया, तो इन दोनों केसेस में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि अब इसमें से वापस लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाला पार्ट हट गया, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। बनने के बाद में ये दोनों चीजें होती हैं तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बनने के पहले ही ये दोनों चीजों में से कुछ भी हो जाता है तो फिर वो ऑफर ही लैप्स हो जाता है, बात ही खत्म। ठीक है, इसी के साथ में हमने अपना ये कुछ बस समरी है ऊपर की जो हमने पढ़ा हुआ है, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये उसकी समरी है। अब आइए एक लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चंस करने स्टार्ट किया आपने या नहीं किए? ये जो नीचे मैंने करने का बोला था, क्वेश्चंस सर थोड़ी सी किए या नहीं किए थे, या कर लिए? कितने जनों ने कर लिए, हाथ खड़े करें। क्या यार, किसी ने भी नहीं किए? बस तुम्हारे गुरु जी की बात की यही इज्जत है। चलिए, आज का दिन है, मतलब कल का दिन है, कल की क्लास से पहले पूरे कर लेना इनको, देख लेना आए नहीं आए, डिफरेंट एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे, बट एक बार पढ़ लेना। आई एम वेरी श्योर आधे से ज्यादा तो आप करके निकल जाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक फॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। हिमांशी, इसको एक बार पढ़ ले, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। Standard forms of contract. It is well established that standard forms of contract may be enforced on another person who is unaware of the contents of the document, provided that the party wanting to enforce the contract has given a notice which is sufficiently reasonable. Word reasonable would vary from circumstance to circumstance. But the acceptor will not incur any contractual obligation if the document so printed and delivered to him is in such a state that it does not give reasonable notice on its face that it contains certain special conditions. देखो, इन्होंने जो इतनी बकवास करी है ना, इसको मैं 5 मिनट लगेंगे तुमको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जनरली यदि हिमांशी और रिया आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो ये लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, थोड़े पॉइंट्स रिया के माने जाते हैं, थोड़े पॉइंट्स हिमांशी के भी माने जाते हैं, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टर्म्स एंड कंडीशंस पे आते हैं, उसके बाद में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। जनरली ऐसा ही होता है ना, बोलो कि रिया बोलती है मेरे को कार बेचनी है, 5 लाख रुपए में बेचनी है, तो खरीदेगी क्या? हिमांशी बोलती है चल 4 लाख रुपए में खरीदूंगी, फिर रिया बोलती है नहीं यार 4 लाख रुपए तो कम है, चल 4.5 लाख रुपए में डील डन करें क्या? तो इसकी भी बात रह गई, इसकी भी बात रह गई, डिस्कशन से कॉन्ट्रैक्ट बन गया। थोड़ी रिया की बात मान गई, थोड़ी हिमांशी की मानी गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है सर, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी रिया गई बैंक में अकाउंट खुलवाने को, खाता खुलवाने को गई, बैंक ने कहा आप ये अपना आधार कार्ड और ये सब लेके आइए, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये लाइए, और ये रहा फॉर्म, इसमें अपना नाम भरिए, डिटेल्स भरिए, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं खाता खोलने की, यहाँ एक छोटी चिड़ी मार देना, साइन कर देना, और ये पूरा फॉर्म है 4 पेज का, चारों पेज पे अपने साइन कर देना। ऐसा ही होता है या नहीं होता है? वो आपको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट देते हैं ना, जिसमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से छपी हुई होती हैं। तो आप रिया और बैंक एक कॉन्ट्रैक्ट तो बना रहे हैं, लेकिन उसमें कोई निगोशिएशन नहीं चल रहा है यार। इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो बिल्कुल प्रिंटेड स्टैंडर्ड फॉर्म है। रिया जाएगी तो रिया के लिए भी सेम है, निकुंज जाएगा तो निकुंज के लिए भी सेम है, शिवम जाएगा तो शिवम के लिए भी सेम है। कोई निगोशिएशन का स्कोप ही नहीं छोड़ा है उन्होंने। बोलो यस और नो। समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं?
विच आर कंटेन्ड इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड तौर पे दे रहे हैं। आप कोई LIC पॉलिसी लेते हो तो आपसे LIC की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन साइन कराई जाती है या नहीं जाती है? अच्छा, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स होते हैं क्या? तो जैसा प्रिंट हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उनका, उस पर आपने साइन किया, आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, काम खत्म। तो ये तो हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर कंटेन्ड इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें कुछ बातें और हैं जो समझने वाली है। जीत पटेल बोलो। सर लेकिन LIC के इंश्योरेंस पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है ना? तो होते हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है फॉर्म में, ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस ही तो है जिन पे आपको, आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाली कंडीशन मैं नहीं मानूंगा। तो LIC बोलेगी तो फिर अपने घर जाओ, हमको आपको वो पॉलिसी देनी ही नहीं है। मतलब ये सब क्या है, ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस ही तो है जिनमें नेगोशिएशन का कोई स्कोप ही नहीं बचा है जी। ओके सर। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, यहां स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने साइन कर दिया, तो क्या अब आप बोल सकते हो बाद में कि मैंने तो ये पढ़े ही नहीं थे? क्या आप ऐसा बोल सकते हो, मैंने तो बिना पढ़े साइन कर दिया इसलिए मेरे पे लागू नहीं होंगे? क्या आप ऐसा बोल सकते हो? नो सर। नहीं बोल सकते। वो आप पे लागू होंगे। क्या ये पहली बार क्लियर हुई? बोलो यस और नो। यस सर। अरे वो पिक्चर देखी है कि नहीं देखी है? ओ माय गॉड, अक्षय कुमार की। हाँ सर। यस सर। ठीक है, उसमें वो परेश रावल बड़ा खुश हो रहा होता है, अपने पास में इंश्योरेंस पॉलिसी है। बाद में पता पड़ता है कि बिना पढ़े साइन कर दिया, उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी, एक्ट ऑफ गॉड के कारण दुकान को कोई नुकसान होगा तो फिर हम इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी। वो कहते हैं मैं तो बिना पढ़े ही साइन कर दिया, और इतने छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ता भी कौन है? कंपनी बोली आपने पढ़ के साइन किया, बिना पढ़ के साइन किया, हमने तो आपका ध्यान इन पॉलिसी की तरफ लाया था ना कि सर पढ़ के साइन कर दो, तभी आपने साइन किया ना। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो कई बार क्या होता है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें कंडीशन नंबर 1 लिखी हुई है, कंडीशन नंबर 2 लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ होता है फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस, फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर एनेक्स्चर ए, ऐसा लिखा हुआ होता है। फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर एनेक्स्चर ए। कभी मतलब और भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनके लिए एनेक्स्चर ए को रेफर करो, ऐसा लिखा हुआ हो सकता है या नहीं हो सकता है? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना, एनेक्स्चर ए, और आप नीचे यहां साइन कर रहे हो, एनेक्स्चर ए में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं वो इस आदमी पे लागू होंगी या नहीं होंगी? बोलो, चाहे इसने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, बताओ। मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। चाहे इसने, साइन करने वाले ने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, उस पे लागू होगी या नहीं होगी? क्या सोचता है दिमाग में निनाद? होगी। होगी। निनाद कह रहा है होगी। अच्छा, कोई है जो अपोजिट सोचता है नहीं होगी? सर देखो, ये बैंक जिसके पास में आप गए उसने आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर एनेक्स्चर ए, ठीक है, और आपने साइन कर दिया। सर उसने, बैंक ने आपका ध्यान दे आकर्षित कर लिया एनेक्स्चर ए की तरफ। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू आस्क द बैंक बिफोर साइनिंग, सर एनेक्स्चर ए में क्या है, पहले आप मुझे पढ़ाइए फिर साइन करूंगा। ठीक है, यदि आपने बिना पढ़े ही साइन कर दिया तो भी बैंक ने आपका ध्यान आकर्षित कर लिया कि और भी कंडीशंस हैं जो एनेक्स्चर ए में दी हुई हैं, वो भी आप पे लागू होंगी। ठीक है, तो आप पे 100% लागू होंगी यदि आप साइन कर रहे हैं तो। ये आपकी ड्यूटी बनती है उस एनेक्स्चर ए को जानना कि यार मैं क्या, मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है, मैं वो देखना चाह रहा हूँ, इसलिए एनेक्स्चर ए एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो सर आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, बैंक का क्या काम था?
उस एक्स्ट्रा कंडीशंस की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना कि ये भी है, जो उसने कर लिया तो वो गलती बार है, आपकी ड्यूटी बनती थी उस एनेक्शन में टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उनको पूछने का कि लाओ दे दो। अब एक नई सिचुएशन, ये पहली सिचुएशन, ये दूसरी सिचुएशन, ये तीसरी सिचुएशन। सर बैंक ने यहाँ पर अपने फॉर्म में कंडीशन 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर आपसे साइन करा लिया, ठीक है, और बाद में साइन करने के बाद में बोलता है कि सर ये और भी कंडीशन है जो आप पे लगेंगे, ठीक है। साइन करने के बाद में आपका ध्यान इस ओर दिलाया, तो क्या अब ये आप पे एप्लीकेबल होंगी क्या? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। नहीं होंगी। इसका एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक हस्बैंड और वाइफ थे, वो घूमने के लिए मान लो मुंबई गए, विदेशी थे, वो घूमने के लिए मुंबई गए, मुंबई में होटल ढूंढा, होटल वालों ने उनसे फॉर्म साइन कराया रुकने से पहले, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, पढ़ लीजिए, साइन कीजिए, समझ में आती है तो रूम दे देते हैं। उन्होंने पढ़ लिया, समझ में आ गई, साइन कर दिया। साइन करने के बाद में उनका सामान रखाया गया उनके रूम में, मान लो रूम नंबर 10 अलॉट हुआ, रूम में ले जाके उनका सामान रखा गया। जैसे ही वो रूम के अंदर घुसे, यहाँ पर एक दीवार पे एक बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ दिखा, उस पर लिखा हुआ था आपके माल को चोरी हो जाने के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, आपको खुद को अपने माल की देखभाल करनी है, अपने सामान की। सर उन्होंने साइन जब किया था उसके बाद में, साइन करने के बाद में ये टर्म्स एंड कंडीशंस उनके ध्यान में लाई गई। अब हुआ क्या इस केस में, सही में हुआ था, उनका सामान चोरी हो गया। चोरी हो गया तो उन्होंने होटल वालों से हर्जाना मांगा कि तुम्हारे होटल में रहते हुए चोरी हुआ है, इसमें तुमको हर्जाना देना पड़ेगा। होटल वाले ने कहा भैया हमने तो आपको बोल दिया था आपके सामान की चोरी के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। बात पहुंची कोर्ट तक, कोर्ट ने बोला जो टर्म्स एंड कंडीशन साइन करने के बाद में आप कोई और टर्म्स एंड कंडीशंस थोपते हो बिना इसकी सहमति के, मतलब आपको एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशंस है तो वो पहले इनके नॉलेज में लानी पड़ेगी, बाद में साइन करने के बाद में आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। मतलब आपको एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशंस या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर हो रही हैं आप पे लागू हो रही हैं, वो सब साइन करने से पहले उसकी तरफ ध्यान आकर्षण करना पड़ेगा, जैसे बैंक वाले ने किया था कि आप पे एनेक्स्चर ए की भी सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होंगी, तो उसने साइन करने से पहले ही बता दिया था कि इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो लागू होगी। तो फेवर किसके फेवर में डिसीजन आया? हस्बैंड एंड वाइफ के फेवर में डिसीजन आया। और क्यों? क्योंकि सर साइन करने के बाद में आप उनके ऊपर और ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं ला सकते जो जिसके लिए उन्होंने एग्री नहीं किया था। अभी तक मैं जिस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको फ्लो कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? सारी बातें समझ में आई? एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा उठा लोगे ना? बोलो। Yes, sir. एक दो पॉइंट और, एक दो पॉइंट और। सर रेलवे का टिकट बुक करते हैं अपन, टिकट में आगे आपका कौन सी तारीख आई, कौन से डेस्टिनेशन से कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है, अभी तो सब ऑनलाइन बुक कराने लग गए हैं, लेकिन आज भी भारत की जनता का एक बहुत बड़ा तबका है जो रेलवे रिजर्वेशन के लिए जो ऑफिस बने हुए हैं उनके काउंटर्स पे जाता है, लाइन लगाता है, वहां से बुकिंग कराता है। कभी देखे आपने रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स जाके, जहां से अपन टिकट लेते हैं? कभी ना कभी तो ट्रैवल किया ही होगा, बान्यमी को छोड़ के। Yes, sir. बान्यमी फ्लाइट Yes, sir. ट्रैवल करती है, ठीक है बान्यमी? तो अब क्या हुआ? On the local train. क्या हुआ बान्यमी? I go on the local train sometimes. You travel in local train, but you don't travel intercity via trains. That is altogether a different. When I have to go to Surat, I have to travel by trains only. Oh, that's so good. मुझे जान के अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है कि तू ट्रेन में भी ट्रैवल करती है। ठीक है, चल कंसेप्ट समझ, अभी समझ में। पर तूने कभी ट्रेन का टिकट बुक कराया लाइन में लग के? ऑनलाइन तो पापा या कोई भी करा देता है, कभी लाइन में लग के कराया तूने? नहीं सर, कभी नहीं। नहीं।
यहाँ किसी लड़के ने भी नहीं कराया होगा, लड़की तो दूर की बात है, ठीक है, क्योंकि आजकल फैसिलिटी इतनी हो गई, सब फोन पे हो जाता है, तो हम क्यों जाके कराएं भाई, बहुत लॉजिकल बात है। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो ये है ना रेलवे रिजर्वेशन का ऑफिस है, यहाँ पर लोग लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, 3-4 लाइनें बनी हुई हैं, इस तरीके से लोग लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी बारी से इंतजार कर रहे हैं, या ठीक है, दो एग्जाम्पल है, यहाँ पर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के ऑफिस में ही बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं जिनमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं रेलवे टिकट बुक कराने की, ताकि जो कोई भी लाइन में लगा हुआ है उसको लाइन में लगने के दौरान या बुक टिकट बुक कराने से पहले ये ध्यान में आ जाए, तो क्या ये इन पे एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। सर बिल्कुल होगी, टिकट बुक कराने से पहले ही इनका ध्यान इस तरफ आकर्षित कर लिया गया है, इसलिए ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो इन बोर्ड्स पे बड़े बड़े होर्डिंग्स पे या छोटे छोटे बोर्ड्स पे लिखी हुई है रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में, क्या ये टिकट बुक कराने वालों पे एप्लीकेबल होगी, बिल्कुल होगी। समझ में आया या नहीं आया, बोलो। आया सर। ठीक है, नेक्स्ट, Yes, sir. इसको नहीं आया, जीत पटेल आ गया। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये है ना, आपने कभी टिकट देखा हुआ हो रेलवे का, तो आगे तो होता है कि कौन सी डेट को बुक कराया, सोर्स स्टेशन क्या है, डेस्टिनेशन स्टेशन क्या है, टाइम क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है, और भी डिटेल्स। टिकट में यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ होता है, फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस काइंडली सी बैक। टिकट में यहाँ पर अब पता नहीं लिखा हुआ होता है, यानी पहले जरूर लिखा हुआ होता था, फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस काइंडली सी बैक, यानी टिकट को पलट के देखें, उसके पीछे और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो रेलवे ने आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित कर लिया ना, तो ये पीछे वाली टर्म्स एंड कंडीशंस आप पे लागू होंगी या नहीं होंगी, होंगी ना, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो भाई खाना खा के बैठा करो मेरी क्लास में, मानसी लोहिया, होगी या नहीं होगी, Who, sir? नो, Who? Yes. यस, अमीश नायर, होगी या नहीं होगी एप्लीकेबल तुम्हारे पे, तुमने टिकट बुक कराया और उसके सामने लिखा हुआ है फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशन सी बैक, एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी तुम पे, पीछे जो छपी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस है। हाँ सर होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन यदि रेलवे ने आगे ये टिकट पे दिया ही नहीं फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशन सी बैक और पीछे टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, तो क्या वो तुम पे एप्लीकेबल होंगी, Yes, sir. नहीं होंगी, हाँ, sir. नहीं होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि रेलवे या बैंक का काम होता है जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके प्रति ध्यान आकर्षित कर लेना। यदि रेलवे ने लिखा ही नहीं है ऐसा, पीछे भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो रेलवे चूक गया ध्यान आकर्षित करने से कि पीछे भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो क्या पीछे वाली टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होंगी। ये तो वैसा ही हुआ, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उसके बाद में आपको बताया अरे एनेक्स्चर ए में भी और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो जब आपका ध्यान एनेक्स्चर ए की तरफ पहले बताना चाहिए था कि एनेक्स्चर ए में और भी है, तो वो क्या है वो जानना फिर अपना काम हो जाता है। लेकिन रेलवे की जिम्मेदारी या बैंक की जिम्मेदारी क्या होती है, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के पहले या समय तक, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक बता देवे। तो यदि उसने ऐसा नहीं लिखा है फॉर टीएनसी सी बैक, तो फिर पीछे लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे आप पे। बोलो कंसेप्ट समझ आया क्या। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. But isn't it the duty? वापस बोल जीत पटेल। Sir, isn't it the duty of the consumer to be aware of the condition mentioned? Your voice is breaking. Sir, am I audible? Sir, am I audible?
चल ठीक है, कोई नहीं, बाद में पूछ लेना। चलो लास्ट की दो चीजें आज की, उसके बाद में वाइंड अप करते हैं, काफी टाइम हो गया है। लास्ट की दो चीजें सर, सिचुएशन ये है कि हमारा जीत पटेल जो है वो इलिटरेट है, बेपढ़ा लिखा है, अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप है, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है फॉर टर्म्स एंड कंडीशन सी बैक, लेकिन वो तो इलिटरेट है, उसको तो कुछ ही समझ में नहीं आता है। तो क्या पीछे लिखी गई टर्म्स एंड कंडीशंस उसके समझ में आएंगी, उसके ऊपर लागू होंगी, या फिर वो बैंक पे यहाँ पर बैंक के उस पे अंगूठा लगा रहा है, ठीक है, तो क्या उस पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होंगी क्या? पीछे वाली सर होंगी। ही इज इलिटरेट, क्या उस पे लागू होंगी या नहीं होंगी? पीछे वाली सर होंगी। बिल्कुल होंगी। होगी। रेलवे ने अपना काम कर दिया है या बैंक ने अपना काम कर दिया है, उसको खुजली मचनी चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए कि मैं जिस भी चीज पे साइन कर रहा हूं वो किस चीज पे साइन कर रहा हूं। बात समझ में आई? यस यस। Yes, sir. अरे सबको आई या नहीं आई? ए टू जेड? Yes. ठीक है। अभी जीत पटेल का स्टेटस थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं, इलिटरेट नहीं करते हैं, उसको लिटरेट बना देते हैं। जीत पटेल इज लिटरेट, बट ही इज लिटरेट, बट वो केवल हिंदी और इंग्लिश ही रीड और राइट कर सकता है और समझ में आती है। जीत पटेल वेंट टू सम साउथ इंडियन स्टेट, साउथ में चला गया, वहां पर हर चीज उनकी खुद की लैंग्वेज में होती है। तो उन्होंने जब जीत को रेलवे का टिकट दिया ना वहां के काउंटर पे से, उसमें सब कुछ कन्नड़ में या ऐसे ही छपा हुआ था, और नीचे कन्नड़ में ही लिखा हुआ था फॉर टर्म्स एंड कंडीशन सी बैक, कन्नड़ में लिखा हुआ था। अब ये पीछे की टर्म्स एंड कंडीशंस और ये जो कन्नड़ में लिखा हुआ है और पीछे जो कन्नड़ में लिखा हुआ है वो जीत पटेल पे लागू होगा क्या? हाँ sir. बिल्कुल होगा, Yes. क्योंकि रेलवे ने और बैंक ने तो अपना काम कर दिया है। इसको खुजली मचनी चाहिए थी कि ये साइन करने से पहले या जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उसमें पीछे समझ ले कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये सिंस ही इज साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ही इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज हिज ड्यूटी कि मैं क्या कर रहा हूं ये समझना, चाहे वो इलिटरेट हो चाहे वो लिटरेट हो, लेकिन लैंग्वेज दूसरी हो, इसकी ड्यूटी बन जाती है। उन्होंने तो अपना काम कर दिया कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय, इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ध्यान दिलाने के लिए जो वो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। बोलो निनाद कदम। सर इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए ना, क्योंकि देयर आर देयर आर मेनी टूरिस्ट। तो कल को तो तू पता नहीं जर्मनी से घूमने आएगा तो जर्मनी वाले के लिए जर्मन में टिकट छापेंगे क्या? नहीं सर, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो सब समझ सकते हैं। ऐसी कोई लैंग्वेज दुनिया में बनी है क्या जो हर आदमी समझ सकता हो? क्या निनाद? सर इंग्लिश, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है ठीक है। फ्रेंच वाले को तू अपने टिकट बुक कराएगा तो उसके लिए फ्रेंच में टिकट छापेगा क्या? फ्रेंच वाला इंग्लिश नहीं समझता है, समझा? ओके सर। ठीक है। तू तो कहेगा ऐसी भाषा होनी चाहिए कि लड़कों के दिलों की बात लड़कियां अपने आप समझ जाएं। तेरे मन में तो फिर ये भी आएगा उसका क्या इलाज है, अब किसी के पास कुछ नहीं है। ठीक है, हाउ वंडरफुल इट वुड हैव बीन यदि ऐसा हो जाता तो। चलिए आज की क्लास यही खत्म की जाती है। आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला पोर्शन भी पूरा हो गया है। कल क्वेश्चंस करके आना और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर उठा लेंगे कंसिडरेशन। ये ऐसा चैप्टर होगा जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है हर अटेम्प्ट में, करीब हर अटेम्प्ट में कंसिडरेशन चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर है आपका। चलिए जी, आज की क्लास यही समाप्त होती है।